हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे लेज़र ग्रुपिंग के बारे में। जब भी हम कोई भी लेज़र क्रिएट करते हैं तो उसको हमें किसी ग्रुप के अंदर रखना होता है, जिससे हमारा बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस जो है वो एक्यूरेट आ सके। आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे मैं अल्टर पे आता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ग्रुप का ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आगे मैं एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे आपको बहुत सारे ग्रुप देखने को मिलेंगे, तो इनके बारे में अकेले अकेले के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले है हमारे पे बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट जो है हमारा तब यूज़ होता है जब हम सेविंग और करंट अकाउंट का इसमें यूज़ करते हैं। तो इसके लिए मैं आपको सिंगल लेज़र भी ओपन करके दिखा देता हूँ। तो जितने भी आपके सेविंग और करंट अकाउंट हैं वो सारे के सारे आपके बैंक अकाउंट के अंदर आएंगे। यहाँ पे मैं दूसरी टैली ओपन कर लिया मैंने, क्रिएट पे मैं आता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद नीचे की साइड लेज़र का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, इस पर आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे लिखता हूँ मैं जैसे PNB बैंक, तो ये मेरा सेविंग अकाउंट है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको जो है मैं अब यहाँ पे बैंक अकाउंट्स के अंदर लूँगा। तो यहाँ पे आपको पता चल गया होगा अच्छे से कि जो बैंक अकाउंट है उसके अंदर एक सेविंग और एक करंट अकाउंट आता है। इसके अंदर कोई भी और अकाउंट नहीं आता, जैसे कैश क्रेडिट या फिर लोन अकाउंट है या फिर OCC अकाउंट है। तो आपने सिंपली जो है करंट या सेविंग अगर आपका अकाउंट है तो आपने उसको बैंक अकाउंट के अंदर डालना है। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है बैंक OCC अकाउंट। OCC का मतलब होता है अदर कैश क्रेडिट अकाउंट। इसका यूज़ हम बेसिकली तब करते हैं जब हमें अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए फंड्स की ज़रूरत होती है। तो इसका भी हम एक लेज़र बना के यहाँ पे देख लेते हैं। इसके लिए मैं सबसे पहले क्रिएट पे आके एंटर प्रेस करता हूँ। उसके बाद लेज़र पे आता हूँ, एंटर प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे लिखता हूँ मैं PNB OCC अकाउंट। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। इसको लेना है आपने बैंक OCC अकाउंट के। उसके बाद अकाउंट नंबर वगैरह में अकाउंट नंबर डाल के और जो ये डिटेल है IFSC कोड वगैरह ये सब आप डाल सकते हो। और एंटर प्रेस करके यहाँ से आपने इसको सेव कर देना है। यहाँ पे आपको दिखा रहा है लोन एंड लाइबिलिटी का ये अकाउंट है। तो इस तरह से आप इसको क्रिएट कर सकते हो। अगला बैंक का हमारा है बैंक OD अकाउंट। बैंक OD अकाउंट का मतलब होता है बैंक ओवरड्राफ्ट अकाउंट। जैसे कि नाम से ही क्लियर हो रहा है ओवरड्राफ्ट, इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपके खाते में जो है 10,000 रुपये पड़े हैं और जरूरत आपको 11,000 रुपये की थी, तो आपने 11,000 रुपये अपने OD अकाउंट से विड्रॉ कर लिए। तो इसी को जो है हम ओवरड्राफ्ट बोलते हैं। मतलब कि आपके खाते में तो 10,000 रुपये थे बट आपने 1,000 रुपये उसमें से एक्स्ट्रा निकाल लिए हैं, तो इसी को हम ओवरड्राफ्ट अकाउंट बोलते हैं। जो भी ओवरड्राफ्ट अमाउंट आप यूज़ करते हो बैंक उस पर चार्ज करता है। तो जैसे कि 1,000 रुपये आपने एक्स्ट्रा निकलवाए तो 1,000 रुपये पे जो है बैंक आपसे इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो इसका भी हम एक बार लेज़र क्रिएट करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से क्रिएट पे आता हूँ और यहाँ पे आके मैं लिखता हूँ जैसे SBI OD अकाउंट। तो जो भी आपका बैंक नेम है वो आपने लिख देना है। जो भी आपका OD अकाउंट है उसका आपने यहाँ पे नाम लिख देना है, जैसे मैंने SBI लिखा। उसके बाद इसको अंडर आपने किसके लेना है, इसको आपने अंडर लेना है बैंक OD अकाउंट के। उसके बाद नीचे की सारी डिटेल आपने फिल कर देनी है। अब बात कर लेते हैं हम नेक्स्ट ग्रुप की, जो कि हमारा है ब्रांच एंड डिवीज़न। ब्रांच एंड डिवीज़न का बेसिकली मतलब ये होता है कि जब हमारी कंपनी की जो ब्रांचेज है वो अलग अलग जगह पे हो, जैसे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, अलग अलग जगह पे जब हमारी ब्रांच एंड डिवीज़न होती है तो उस लेज़र को हम ब्रांच एंड डिवीज़न के अंदर डालते हैं, उसको हम क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ मेरी एक हिमाचल में ब्रांच है, तो यहाँ पे मैं हिमाचल ब्रांच के नाम से एक लेज़र क्रिएट करता हूँ। उसके बाद इसको डालता हूँ ब्रांच एंड डिवीज़न में। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको आपने सेव कर देना है। अगर ब्रांच एंड डिवीज़न का आपका GST नंबर अलग है तो यहाँ पे आपने उसे रेगुलर सेलेक्ट करके यहाँ पे उसका GST नंबर डाल देना है। उसके बाद दूसरी ब्रांच में यहाँ पे एक और क्रिएट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि पंजाब ब्रांच मेरी है, एक मेरी पंजाब में ब्रांच है, तो इसको मैं फिर से ब्रांच एंड डिवीज़न में लूँगा। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको मैं सेव कर दूंगा। अगर इसका भी कोई अलग से GST नंबर है तो यहाँ पे मैं GST नंबर डाल दूंगा और एंटर प्रेस करके इसको मैं सेव कर दूंगा। अगले ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, वो है हमारा कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। जब भी कोई बंदा अपना नया व्यापार शुरू करता है तो उसमें वो पूंजी लगाता है, पैसा लगाता है, तो उसी को हम जो है वो कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। जैसे कि आपको पता ही है बिजनेस ओनर को जो है बिजनेस से अलग माना जाता है, तो इसलिए हम उसकी एंट्री जो है वो कैपिटल अकाउंट के अंदर करते हैं। अब इसका भी हम एक बार लेज़र क्रिएट करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं क्रिएट पे आता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं नाम लिखता हूँ राजा राम कैपिटल अकाउंट। इस बंदे ने जो है एक नया बिजनेस स्टार्ट किया है और इसका हम खाता इस तरीके से बनाएंगे। इसको हम लेंगे कैपिटल अकाउंट के। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देंगे। जैसे ही ये पैसे देगा तो रिसिप्ट के अंदर हम एंट्री पास करेंगे। ऊपर की साइड अगर कैश दिया है तो कैश आ जाएगा, बैंक दिया है तो बैंक आ जाएगा। अगले ग्रुप की अगर मैं बात करूँ वो है कैश इन हैंड। कैश इन हैंड का हमें पहले से ही जो है लेज़र क्रिएट मिलता है, बट अगर आपके पास पैटी कैश या कोई और ऐसा कैश है जो आप बिजनेस में यूज़ करते हो तो यहाँ पे आप उसका लेज़र इस तरह से क्रिएट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी मैं एक जो है पैटी कैश का लेज़र यहाँ पे आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। इसके लिए मैं फिर से आता हूँ क्रिएट पे।
क्रेडिट पे आने के बाद यहाँ पे मैं लिखता हूँ पैटी कैश। पैटी कैश के एंटर करने के बाद यहाँ पे अंडर इसको मैं लेता हूँ कैश इन हैंड के, क्योंकि ये भी हम मेरा जो है एक कैश इन हैंड है। तो इस तरह से आप कैश इन हैंड का लेज़र क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात करते हैं, वो है करंट एसेट। करंट एसेट के बारे में हम थोड़ा सा पहले जान लेते हैं होती क्या है। करंट एसेट का मतलब ये होता है जो एसेट हमारी इजीली कैश में कन्वर्ट हो सके। फॉर एग्जांपल डेटर हमारे हो गए, कैश इन हैंड भी आ जाएगा, स्टॉक, इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंस, ये जो है हमारे सारे करंट एसेट होते हैं। इसका लेज़र क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं ले लेता हूँ प्रीपेड एक्सपेंस, ऐसे खर्चे जो हमने पहले ही पे कर दिए हैं। उसके बाद इसको आपने लेना है करंट एसेट के, करंट एसेट पे आना है आपने, उसके बाद एंटर प्रेस करना है और इसको यहाँ से सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात कर लेते हैं, तो वो हमारा है करंट लाइबिलिटी। जैसे कि हमारे करंट एसेट होती है, इसका जो है उल्टा हमारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। करंट लाइबिलिटीज़ हमारी वो लाइबिलिटीज़ होती हैं जिन्हें हमें विद इन 1 ईयर पे करना होता है। फॉर एग्जांपल क्रेडिटर हो गया, हमारे बिल्स रिसीवेबल हो गए, उसके बाद शॉर्ट टर्म लोन हो गए, तो ये हमारी सारी करंट लाइबिलिटीज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल शॉर्ट टर्म के लिए मैंने राम से जो है कुछ पैसे लिए हैं, तो इसके यहाँ पे मैं आपको एक एंट्री करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे मैं सबसे पहले राम का खाता बनाता हूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ राम अकाउंट, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ इसको ले लेता हूँ करंट लाइबिलिटीज़ के, उसके बाद एंटर प्रेस करके हम इस लेज़र को मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री यहाँ पे आपको पास करके दिखा देता हूँ जिससे जो है आपको अच्छे से क्लियर हो सके। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, राम का खाता ओपन कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कोई भी अभी एंट्री नहीं है, तो यहाँ पे मैं एंट्री पास करता हूँ, अल्ट ए प्रेस करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं रिसिप्ट करता हूँ कैश में और यहाँ पे राम का खाता ले लेता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 10,000 रुपये मैंने इससे जो है उधार लिए हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं अपनी बैलेंस शीट आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है करंट लाइबिलिटीज़ मेरी 10,000 रुपये से यहाँ पे बढ़ के आ चुकी हैं। तो इस तरह से आप जो है करंट लाइबिलिटीज़ का यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है डिपॉजिट की। जब भी कोई कंपनी अपना फंड जो है कहीं पे डिपॉजिट करती है, तो वो सारी चीज़ें हम जो है डिपॉजिट के अंदर लेंगे। यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ एक एफडी का, तो यहाँ पे मैं एक एफडी का लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। फॉर एग्जांपल IDBI बैंक में मैंने जो एफडी कराई है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ IDBI बैंक एफडी। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ डिपॉजिट के और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है कोई भी डिपॉजिट आपका कंपनी ने अगर किया हुआ है तो आप इसको डिपॉजिट के अंदर ले सकते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन की हम बात करते हैं, तो वो है हमारे डायरेक्ट एक्सपेंस। डायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो हमारे किसी प्रोडक्ट को बनने से पहले तक की प्रोसेस में खर्चे होते हैं, तो उसको हम जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल हमने परचेज़ किया, वेजेस दी या फिर हमने फ्रेट पे किया, तो इसको सारों को जो है डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। इसका लेज़र क्रिएट कर लेते हैं हम एक बार। इसके लिए मैं लेज़र पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, जैसे मैंने फ्रेट इनवर्ड, फिर कोई सामान मंगाया है उसका मैंने भाड़ा दिया, इसको यहाँ पे मैं क्या करता हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर लेता हूँ। उसके बाद अगर इस पर GST एप्लीकेबल है तो इसको एप्लीकेबल करके इसमें GST रेट डाल देना है, नहीं तो आपने इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा डायरेक्ट इनकम। डायरेक्ट इनकम हमारी वो इनकम होती है जो हमारी डायरेक्टली कनेक्टेड होती है हमारे बिजनेस के साथ। फॉर एग्जांपल अगर मेरा चाय का बिजनेस है, तो मैं चाय बेच के जो मुझे इनकम प्राप्त होगी वो मेरी डायरेक्ट इनकम होगी। इसको हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपका काम एक ब्रोकर का है और आप जो है कमीशन बेस पे काम करते हो, तो यहाँ पे आपको जो है कमीशन का सबसे पहले लेज़र क्रिएट करना होगा। तो यहाँ पे मैं एक कमीशन का लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कमीशन रिसीव्ड, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इसको लेता हूँ डायरेक्ट इनकम के, उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। उसके बाद बात कर लेते हैं अगले ग्रुप की। तो अगला ग्रुप हमारे पास है ड्यूटी एंड टैक्सेस। तो जितने भी हमारे टैक्सेस होते हैं उनको हम जो है ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर डालते हैं। जैसे कि GST हो गया हमारा, वैट और सर्विस टैक्स जो है हमारा पहले था। तो यहाँ पे मैं एक GST का लेज़र आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। जो भी टैक्स आपने पे करना होता है या आपको रिसीव होता है, तो आपने उसको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर डालना है। यहाँ पे मैं IGST सेलेक्ट करता हूँ, उसके बाद ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर इसको लेता हूँ। यहाँ पे मैं GST लेता हूँ और IG इंटीग्रेटेड टैक्स लिख के इसमें 5% जो है टैक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो इस तरह से आप जो है जितने भी आपके टैक्स होंगे आपने उनको ड्यूटी एंड टैक्सेस के अंदर लेना है। उसके बाद एक्सपेंस इनडायरेक्ट, ये मैंने अभी आपको पहले बता दिया था। डायरेक्ट एक्सपेंस और एक्सपेंस डायरेक्ट ये एक ही चीज़ है, ये टैली के अंदर डबल हेड है हमारे। तो उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की बात कर लेते हैं हमारे, वो हमारा होने वाला है एक्सपेंस इनडायरेक्ट। तो एक्सपेंस इनडायरेक्ट और इनडायरेक्ट एक्सपेंस ये भी हमारे सेम ही होते हैं, तो इसके भी टैली के अंदर दो हेड आपको देखने को मिल जाएंगे।
अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस की। तो इनडायरेक्ट एक्सपेंस हमारे ऐसे एक्सपेंस होते हैं जो कि किसी प्रोडक्ट या सर्विस को सेल करने के अलावा हमारे खर्चे होते हैं। फॉर एग्जांपल हमने जो है सैलरी पे की तो उसमें हमने कोई सामान नहीं बेचा, तो ऐसे खर्चे जो हैं हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। या फिर हमने जो है रेंट पे किया, डिस्काउंट दिया, तो ये सारे खर्चे हमारे इनडायरेक्ट एक्सपेंस के अंदर आते हैं। अब इसका भी हम एक बार लेज़र क्रिएट करके देख लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से क्रिएट पे आता हूँ, उसके बाद लेज़र पे आता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ सैलरी अकाउंट। सैलरी अकाउंट लिखने के बाद मैं एंटर प्रेस करता हूँ और इसको लेता हूँ मैं इनडायरेक्ट एक्सपेंस के। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो इस तरह से आप जो है इनडायरेक्ट एक्सपेंस का लेज़र बना सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ग्रुप है फिक्स एसेट। फिक्स एसेट हमारी ऐसी एसेट होती है जो लॉन्ग टर्म हम अपनी कंपनी के लिए यूज़ करते हैं, जो हमें जो है प्रॉफिट कमा के देती हैं। फॉर एग्जांपल लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, इनकी जो अवधि है वो 5 साल या उससे ज़्यादा की होती है, तो इन्हीं को जो है हम फिक्स एसेट बोलते हैं। इसको भी हम जो है एक लेज़र के रूप में समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं लेज़र क्रिएट पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ फर्नीचर अकाउंट। फर्नीचर अकाउंट लिखने के बाद एंटर प्रेस करता हूँ। ये जो है हमारी फिक्स एसेट है, तो इसको मैं फिक्स एसेट के अंदर लेता हूँ। अगर इस पे जीएसटी एप्लीकेबल है तो आपने यस कर देना है, अगर नहीं है तो आपने इस पे नोट एप्लीकेबल करके इसको एंटर प्रेस करके सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप हमारा है इनकम डायरेक्ट, जो कि हमने पहले ही पढ़ चुका है डायरेक्ट इनकम के रूप में, तो इसके बारे में मैंने अभी आपको बताया था। अब बात कर लेते हैं इनडायरेक्ट इनकम के। इनडायरेक्ट इनकम हमारी बेसिकली किसी प्रोडक्ट या सर्विस से रिलेटेड ना हो के अदर हमारी कोई इनकम होती है, तो उसको हम जो है इनडायरेक्ट इनकम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरी चाय की दुकान है और यहाँ पे मैंने न्यूज़पेपर लगवाया हुआ है, तो जब मैं न्यूज़पेपर का स्क्रैप सेल करूँगा तो वो मेरी जो है इनडायरेक्ट इनकम होगी। इसका भी हम लेज़र क्रिएट करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लेज़र पे आता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ स्क्रैप सेल। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ मैं, यहाँ पे लिखता हूँ इनडायरेक्ट इनकम। इनडायरेक्ट इनकम सेलेक्ट करता हूँ और एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वो हमारा है इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो कि हमने एक्सपेंस इनडायरेक्ट में पढ़ लिया था ऊपर की साइड, जो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। तो यही ये चीज़ है, ये डबल इसमें लेज़र है, पता नहीं क्यों है ये। अगले ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई कंपनी कहीं पे भी अपनी इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके लेज़र को हम जो है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर लेते हैं। फॉर एग्जांपल कंपनी ने जो है किसी के शेयर परचेज करे हैं, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, शेयर का एक लेज़र बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ शेयर, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे इसको ले लेता हूँ मैं इन्वेस्टमेंट के। तो जहाँ पे भी आपकी कंपनी कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है उसके लेज़र को आपने जो है इन्वेस्टमेंट के अंदर ले लेना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देना है। अगले ग्रुप की हम बात कर लेते हैं, तो वो है लोन एंड एडवांस एसेट साइड। एसेट साइड का मतलब ये होता है कि कंपनी की ये एसेट है, इसका मतलब ये है कि कंपनी ने किसी को जो है लोन या एडवांस दिया है। तो जब भी आपकी कंपनी लोन या एडवांस किसी को देती है तो उसका खाते को आपने जो है लोन एंड एडवांस इसके अंदर रखना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लेज़र में लिखता हूँ राहुल। राहुल को जो है मेरी कंपनी ने जो है एडवांस पे किया है, तो यहाँ पे मैं इसको ले लेता हूँ लोन एंड एडवांस इसके। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। इसकी हम एक बार एंट्री भी पास कर लेते हैं। तो मैं वाउचर एंट्री के अंदर आता हूँ, उसके बाद पेमेंट में आता हूँ। यहाँ पे मैं कैश लेता हूँ और यहाँ पे मैं राहुल का नाम लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 5,000 रुपये मैंने राहुल को एडवांस पे किया है, मेरी कंपनी ने पे किया है। उसके बाद बैलेंस शीट पे मैं आता हूँ, तो यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है लोन एंड एडवांसेस के अंदर जो है एसेट साइड में हमारे 5,000 रुपये पड़े हैं। इसका मतलब ये है कि 5,000 रुपये हमने एडवांस पे किए हैं। अब नेक्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वो है लोन एंड लाइबिलिटी। जब भी आपकी कंपनी कहीं से लोन लेती है तो उसको जो है हम लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर डाल लेंगे। इसको भी हम एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैं एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ बजाज फिनसर्व का। यहाँ पे मैं लिखता हूँ बजाज फिनसर्व लोन। तो बजाज फिनसर्व से मान लेते हैं हमारी कंपनी ने लोन लिया था, तो इसको हम जो है लोन एंड लाइबिलिटी के अंदर डाल लेंगे। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से आपने सेव कर देना है। नेक्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ वो है मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट साइड। तो इसका मतलब ये होता है ये हमारी संपत्ति है। अब संपत्ति कैसे होगी, खर्चे, जो भी हमारे खर्चे जो है इन फ्यूचर होने वाले हैं या हो सकते हैं, तो उनका हम जो है पहले से ही उनको पे कर देते हैं, एडवांस में उनके लिए कुछ रख लेते हैं। तो उसी को जो है हम मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट साइड बोलते हैं। जैसे यहाँ पे टूर एंड ट्रैवल हमारा जा सकता है, तो उसको मैं मिसलेनियस एक्सपेंस एसेट साइड में डालता हूँ। तो इस तरह से जो है टूर कैंसिल भी हो सकता है, इसलिए हम इसको एसेट साइड में डालते हैं। अगला ऑप्शन है हमारा प्रोविजंस। जब भी कोई कंपनी फ्यूचर में होने वाले खर्चों के लिए जो है कुछ अमाउंट पहले से ही रिजर्व कर लेती है, तो उसको जो है हम प्रोविज़न के अंदर डाल देते हैं।
फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस का। यहाँ पे मैं इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस लिखता हूँ, उसके बाद इसको मैं डालता हूँ प्रोविज़न के और एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देता हूँ। अगले ऑप्शन की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। तो अगला ऑप्शन हमारा यहाँ पे होने वाला है परचेज अकाउंट। जब भी हम कोई भी सेल या परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें एक अलग से लेज़र क्रिएट करना पड़ता है जिसको हम परचेज अकाउंट बोलते हैं। तो इसका लेज़र क्रिएट करने के लिए आपने क्या करना है, सिंपली लेज़र क्रिएशन में आ जाना है। लेज़र क्रिएशन में आने के बाद यहाँ पे आपने परचेज का नाम डाल देना है, जो भी आप नाम रखना चाहो। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ परचेज अकाउंट। उसके बाद अंडर इसको आपने परचेज अकाउंट के डाल देना है। यहाँ पे जितनी आपकी प्रोडक्ट पे जीएसटी है तो यहाँ पे आपने वो सेट कर देनी है अपने अकॉर्डिंग। सप्लाई में आपने जो है गुड्स ले लेना है और एंटर प्रेस करके यहाँ से इसको सेव कर देना है। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है रिजर्व एंड सरप्लस। जब भी कोई कंपनी किसी खास मकसद से जो है अपने प्रॉफिट में से कुछ रिजर्व में रख लेती है, सेव करके मनी रख लेती है, तो उसको जो है हम रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर डालते हैं। यहाँ पे मैं एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ डिविडेंट रिजर्व। डिविडेंट के रूप में जो है कंपनी यहाँ पे मान के चलते हैं कि रिजर्व रख रही है, तो यहाँ पे मैं क्रिएट कर लेता हूँ डिविडेंट रिजर्व। इसको मैं डालता हूँ रिजर्व एंड सरप्लस के। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको मैं यहाँ पे सेव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन की यहाँ पे हम बात कर लेते हैं। तो वो हमारा है रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा पहले जान लेते हैं। रिटेन अर्निंग वो अर्निंग होती है जब डिविडेंट को डिविडेंट का पैसा पे करने के बाद और शेयर होल्डर को शेयर होल्डर का पैसा पे करने के बाद हमारे पास आय बचती है, उसको हम रिटेन अर्निंग बोलते हैं। तो इसका मैं यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट कर लेता हूँ। जैसे रिटेन अर्निंग के नाम से यहाँ पे मैं एक लेज़र क्रिएट करता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। इसको जो है हम रिटेन अर्निंग के अंदर डाल देते हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करके हम इसको सेव कर देते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सेल अकाउंट। जब भी हम किसी पे सेल या परचेज करते हैं तो उसके लिए हमें एक स्पेसिफिक लेज़र बनाना जरूरी होता है। जैसे हमने परचेज का बनाया था ऐसे ही यहाँ पे हम एक सेल का बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सेल अकाउंट, इसको अंदर डाल देता हूँ। सेल अकाउंट के जितनी जीएसटी है उसको आपने यहाँ से एप्लीकेबल कर देना है। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको सेव कर देना है। उसके बाद आता है सिक्योर्ड लोन का ऑप्शन। सिक्योर्ड लोन एक ऐसा लोन होता है जिसके लिए हम कोई चीज़ गिरवी रख के जो है लोन लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कैपरी गोल्ड लोन का। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपरी गोल्ड लोन। मान के चलते हैं कैपरी गोल्ड लोन से हमने जो है गोल्ड रख के लोन लिया, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कैपरी गोल्ड लोन। उसके बाद इसको अंडर डाल देता हूँ सिक्योर्ड लोन के। तो सिक्योर्ड लोन लिखने के बाद इस एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ग्रुप की अगर मैं बात करूँ तो वो है हमारा स्टॉक इन हैंड। स्टॉक इन हैंड का जो है वैसे तो फिजिकली कोई लेज़र बनता नहीं है, बट फिर भी इसके बारे में मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूँ। स्टॉक इन हैंड का मतलब ये होता है कि कितना स्टॉक हमारे पास अभी बचा पड़ा है। तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक एंट्री पास कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ परचेज अकाउंट के अंदर और यहाँ पे मैं जो है कैश सेलेक्ट करता हूँ। उसके बाद एंटर प्रेस करता हूँ। यहाँ पे मैं परचेज अकाउंट ले लेता हूँ और यहाँ से मैं जैसे शूज़ है तो शूज़ मैं यहाँ से परचेज कर लेता हूँ। तो जैसे 50 पीस है मैंने यहाँ 200 रुपये के हिसाब से परचेज करे हैं। उसके बाद एंटर प्रेस करके यहाँ पे मैं सेव कर देता हूँ इसको। उसके बाद यहाँ पे मैं बैलेंस शीट में आता हूँ। बैलेंस शीट में आपको राइट साइड में क्लोजिंग स्टॉक का ऑप्शन देखने को मिल रहा है जो कि 10,000 रुपये है। तो यही हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक होता है वो स्टॉक इन हैंड होता है। नेक्स्ट ऑप्शन हमारा है सन्ड्री क्रेडिटर। सन्ड्री क्रेडिटर बेसिकली लेनदार होते हैं हमारी कंपनी से। जब भी हम किसी से कोई सामान परचेज करते हैं तो हम उसका लेज़र जो है सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर डालते हैं। यहाँ पे मैं एक लेज़र आपको क्रिएट करके दिखा देता हूँ। क्रिएट पे आता हूँ, उसके बाद लेज़र पे आता हूँ। यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि मैंने जो है राधे ट्रेडर से जो है माल खरीदना है, तो राधे ट्रेडर का मैं अकाउंट बनाता हूँ। उसके बाद यहाँ पे इसको अंडर डालता हूँ सन्ड्री क्रेडिटर के। तो इस तरह से आपने जो है सन्ड्री क्रेडिटर का लेज़र बना लेना है, जिससे भी आपने परचेज़ करनी है उसका लेज़र जो है वो आपको सन्ड्री क्रेडिटर के अंदर आएगा। उसके बाद बात आती है सन्ड्री डेटर की। तो सन्ड्री डेटर जो है सन्ड्री क्रेडिटर का उल्टा है। सन्ड्री डेटर वो होते हैं हमारे जिनसे हमने पैसा लेना होता है। जब भी हम कोई माल किसी को सेल करते हैं तो उसका लेज़र हम बनाते टाइम उसको सन्ड्री डेटर के अंदर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे संदीप जौहर को मैंने माल सेल किया तो इसको मैंने सन्ड्री डेटर के अंदर ले लिया। अगर जीएसटी नंबर है तो आपने रेगुलर सेलेक्ट कर लेना है, नहीं तो इसको आपने अनरजिस्टर्ड सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आता है सस्पेंस अकाउंट। सस्पेंस अकाउंट के अंदर हम अपनी वो ट्रांजैक्शन रखते हैं जिनके बारे में हमें अभी पता नहीं होता है। तो इसका भी मैं यहाँ पे एक लेज़र क्रिएट करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं मान के चलता हूँ हमारे बैंक से जो है हमने राहुल को पे किए हैं पैसे 10,000 रुपये। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया पेड टू राहुल। इसको मैं ले लेता हूँ सस्पेंस अकाउंट के। उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। अभी हमें यह चीज़ पता नहीं थी कि हमने जो है किस बात के राहुल को पैसे पे किए हैं 10,000 रुपये, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे सस्पेंस में रखा। जब हमारा सस्पेंस क्लियर हो जाएगा तो हम यहाँ पे उसका लेज़र जो है उसी के अकॉर्डिंग चेंज कर देंगे कि वो डेटर है क्रेडिटर है जो भी है। उसके बाद आता है अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन ऐसे लोन अकाउंट होते हैं हमारे जिनको लेने के लिए हमने
कोई भी चीज़ अपनी गिरवी नहीं रखनी पड़ती। फॉर एग्जांपल मेरा कोई बिजनेस चल रहा है, मैंने अपने भाई से, अपने मामा से, किसी से भी जो है कुछ पैसे उधार लिए हैं, तो उसको जो है हम अनसिक्योर्ड लोन के अंदर डालेंगे। जैसे मैंने संजय गुप्ता से पैसे लिए हैं, ये मेरा भाई है मान के चलते हैं, उसके बाद इसको मैं क्या करता हूँ, अनसिक्योर्ड लोन के अंदर लेता हूँ, उसके बाद एंटर प्रेस करके इसको यहाँ से सेव कर देता हूँ। तो होपफुली यहाँ पे आपको सारे के सारे जो है ग्रुपिंग के बारे में पता चल गया हो गया। अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी हेल्पफुल लगी है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।